students, welcome back to the channel with the 6th chapter of class 8 science, that is about pressure, winds, storms and cyclones. All right, let's start about the chapter today. See, first of all, we'll talk about pressure. Two children were walking to a picnic spot, each carrying a bag with the same items. And during the walk, one of them kept adjusting the bag and appeared uncomfortable. When asked, the reply was that the bag was hurting the shoulders. Student, what they saying कि दो चिल्ड्रन थे जो एक पिकनिक स्पॉट पे जा रहे थे, ठीक है, एंड दोनों ने ही एक एक बैग कैरी कर रखा था एंड उन बैग के अंदर सेम नंबर ऑफ आइटम्स थे दोनों के ही बैग्स में. तो जब वो वॉक कर रहे थे ड्यूरिंग द वॉक, उनमें से एक चाइल्ड था जो अपने बैग को बार बार एडजस्ट कर रहा था एंड ही वाज अपीयरिंग लाइक अ काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल, राइट. सो जब उस बच्चे से पूछा गया कि वाई यू आर सो अनकंफर्टेबल, तो या फिर आप क्यों अपने बैग को बार बार एडजस्ट कर रहे हो, सो ही और शी रिप्लाइड कि द बैग वाज हर्टिंग द शोल्डर. यानी कि वो क्या, उसने क्या रिप्लाई किया कि उसका जो बैग है वो उसके शोल्डर्स को हर्ट कर रहा है, दुख रहा है, राइट. इवन दो दोनों ही बैग्स इक्वली हैवी थे, लेकिन जो डिफरेंस देखा गया वो कहाँ देखा गया, उन बैग्स की स्ट्रैप्स में. ऑलराइट, यानी कि एक बैग की जो स्ट्रैप्स थी वो नैरो थी एंड जो अदर बैग था उसकी स्ट्रैप्स ब्रॉड थी. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो स्ट्रैप्स का साइज एंड शेप है वो आपके कंफर्ट को अफेक्ट कर सकता है. यानी कि अगर बैग को जब आप एक कैरी करते हैं तो उसका वेट आपको फील होता है उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो उसके शोल्डर्स पे एक्ट कर रहा है. तो अगर स्ट्रैप्स नैरो होंगी तो वेट एक स्मॉलर एरिया पे एक्ट करेगा, जिससे आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा एंड यू विल फील डिस्कम्फर्ट. वेयरएज अगर स्ट्रैप्स ब्रॉड हैं तो सेम वेट एक बड़े एरिया पे स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से उस बैग को कैरी करना विल बिकम इजी. ऑलराइट, सो बिकॉज द एरिया ऑन विच अ फोर्स एक्ट्स चेंजेस हाउ इट इज फेल्ट, द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर इज इंट्रोड्यूस्ड. क्योंकि वो एरिया जिस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, एरिया जो है उस एक्ट होने वाले फोर्स को चेंज कर सकता है कि भाई वो कितना फील किया जाएगा. इसीलिए यहाँ पे जाके प्रेशर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. सो प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. प्रेशर क्या है? पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट करता है उसे आप प्रेशर कहते हैं. यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्योंकि फोर्सेस जो है वो सरफेस पर परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं, तो आप केवल उन्हें ही कंसिडर करेंगे जो फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं एक सरफेस एरिया पे. केवल उन्हीं फोर्सेस को इंक्लूड किया जाता है व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द प्रेशर. ब्रॉड स्ट्रैप्स जो होती है प्रेशर जो बैग के थ्रू एक्सर्ट किया जा रहा था ऑन द शोल्डर्स, तो वो ब्रॉड स्ट्रैप्स उस प्रेशर को कम कर देंगी एज कम्पेयर टू द नैरो स्ट्रैप, जिसकी वजह से बैग को कैरी करना विल बिकम कंफर्टेबल. ऑलराइट, एंड यही सेम आइडिया एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक वाटर फिल्ड बकेट जो आप लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड उसका जो हैंडल है अगर वो ब्रॉड हैंडल है, तो ऐसे बकेट को, वाटर फिल्ड बकेट को कैरी करना, ठीक है, या लिफ्ट करना विल बिकम इजी एज कंपेयर टू द वन विच हैड अ नैरो वन. ऑलराइट, सिमिलरली जब लोग लोड्स कैरी करते हैं जैसे कि पॉट्स और बास्केट वगैरह अपने हेड्स पर, तो वो ऑफनली एक पीस ऑफ क्लॉथ, राउंड पीस ऑफ क्लॉथ को उस लोड के नीचे जो है प्लेस कर देते हैं. इन दोनों ही सिचुएशन में एम क्या है? प्रेशर को रिड्यूस करना. कैसे? सरफेस एरिया को एनलार्ज करके, ठीक है, जिससे वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो प्रेशर क्या है? इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. नाउ स्टूडेंट्स, द एसआई यूनिट. अब एज वी ऑल नो कि जो फोर्स है, फोर्स के एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है. एंड एरिया के एसआई यूनिट स्क्वायर मीटर होती है, यानी कि मीटर स्क्वायर होती है. इसीलिए प्रेशर की एसआई यूनिट बन जाती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी स्मॉल ए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फोर्स है 100 न्यूटन का जो एक कार्डबोर्ड शीट पर अप्लाई किया जा रहा है जिसका एरिया है 2 मीटर पर स्क्वायर, सो जो प्रेशर है कार्डबोर्ड पर वो कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू 100 न्यूटन अपॉन 2 मीटर इक्वल्स टू 50 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सॉरी 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिकॉज इट्स प्रेशर. सो अब देर आर सेवरल सिचुएशंस. अब स्टूडेंट्स, हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, दे हैव गिवन यू सम एक्टिविटीज ओवर हियर. आपको इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है. देन यू हैव टू नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड यू हैव टू डिस्क्राइब कि कैसे प्रेशर जो है यहाँ पे हर एक एक्टिविटी के होने वाले तरीके को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है,
सो फॉर सेफ्टी ये जो एक्टिविटीज है यहाँ पे वो आप किसके अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एडल्ट परफॉर्म करेंगे. लाइक नंबर 1 यू हैव टू ड्राइव एन आयरन नेल. ठीक है, एक आयरन नेल को आप ड्राइव करेंगे. सो यहाँ पे मोड्स ऑफ एक्शन क्या है कि पहले आपको उसके हेड ऑफ द नेल से ड्राइव करने की कोशिश करनी है. उसके बाद आप कोशिश करेंगे पॉइंटेड एंड, नेल के पॉइंटेड एंड से. ऑलराइट. सिमिलरली फिर इसके बाद आप एक एप्पल कट करेंगे विद अ नाइफ. उसके भी 2 तरीके हैं. नंबर 1, एक पहले आप नाइफ की शार्प एज यूज करेंगे, उसके बाद नाइफ की ब्लंट एज यूज करेंगे. And then you will write down your observations. So from the observations it can be concluded कि जब जो एरिया है जिस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो एरिया अगर स्मॉल है तो प्रेशर वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे टास्क परफॉर्म करना बिकम्स इजी. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल इट इज सिंपलर कि आप एक नेल को ड्राइव करें उसके पॉइंटेड एंड का यूज करके, या एक एप्पल को आप कट करें नाइफ की शार्प एज का यूज करके, ना कि ब्लंट एज का. ओवरहेड वाटर टैंक्स, जो ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं वो कॉमनली आपने देखा होगा लोकेलिटीज पर या रूट टॉप्स पे देखे जाते हैं फॉर वाटर सप्लाई. ये टैंक्स हमेशा एक हाइट पे प्लेस किए जाते हैं. राइट. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज डू लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर. सो दे हैव गिवन एक्टिविटी फॉर द आंसर कि क्या लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. सो लेट अस एक्सप्लोर इट. सो यू हैव टू टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप्स जो कि इक्वल लेंथ के होंगे, अबाउट 25 सेंटीमीटर, लेकिन डायमीटर्स दोनों का डिफरेंट होगा. देन एक अच्छी क्वालिटी के रबर बैलून को आपको हर एक पाइप के एंड पर अटैच करना है. देन दोनों पाइप्स को वर्टिकली क्लैम्प किया जाएगा ऑन अ स्टैंड, एंड देन दोनों ही पाइप्स को आप फिल करेंगे वाटर से टू द सेम लेवल अबाउट हाफ वे. आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व द बलून्स केयरफुली. डू बलून्स, दोनों ही बलून्स क्या बल्ज कर रहे हैं, या वो इफ दे आर बल्जिंग तो क्या वो सेम एक्सटेंट तक बल्ज कर रहे हैं. यू हैव टू कंपेयर देम, ऑब्जर्व देम. So from this activity it can be concluded कि दोनों ही बलून्स आपके सेम एक्सटेंट तक बल्ज करेंगे. ऐसा क्यों हो रहा है? इवन दो दोनों पाइप्स के डायमीटर्स डिफरेंट है. Therefore, see, this happens even though the diameters of the pipes are different and therefore the weight of the water in each pipe is not the same. ऐसा क्यों हो रहा है कि भले ही डायमीटर्स जो है पाइप के वो डिफरेंट है, इसीलिए जो वाटर का वेट है ईच पाइप पे वो सेम नहीं है. तो जो इक्वल बल्जिंग यहाँ पे हो रही है वो क्या शो कर रही है कि वाटर का वेट जो है वो वहां पे वो फैक्टर नहीं है जो इस. ठीक है. सो इट इज एक्चुअली जो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है ये किसकी वजह से मिल रहा है? उस प्रेशर की वजह से मिल रहा है जो वाटर कॉलम एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बलून्स आर बल्जिंग आउट. इक्वल हाइट, वाटर कॉलम की इक्वल हाइट सेम प्रेशर प्रोड्यूस करेगी, जिससे इक्वल बल्जेस आपको बलून्स में दिखेंगे रिगार्डलेस कि पाइप का डायमीटर क्या है. Now what will happen to the balloons bulge? अब balloons bulge को क्या होगा अगर आप जो वाटर कॉलम की हाइट है उसे इंक्रीज कर देते हैं. सो फॉर दैट आपको क्या करना है, थोड़ा और वाटर पोर करना है किसी भी एक पाइप के अंदर एंड ऑब्जर्व द बल्ज ऑफ द बलून. फिर यही प्रोसेस आप और रिपीट करेंगे फ्यू टाइम्स, ईच टाइम एडिंग मोर वाटर. हर बार थोड़ा ज्यादा वाटर ऐड करना है एंड नोटिस करना है कि हाउ मच द बलून बल्जेस. ठीक है. सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड कि जो बलून का बल्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आप वाटर के कॉलम की हाइट इंक्रीज करोगे. ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर कॉलम की हाइट इंक्रीज करने से जो प्रेशर है पाइप के बॉटम में वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बलून्स आर कॉज्ड टू एक्सपेंड मोर. सो देयरफॉर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एक लिक्विड के थ्रू इन अ कंटेनर वो डिपेंड करता है उसके कॉलम की हाइट पर. एंड यही प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि क्यों ओवरहेड टैंक्स को एक हाइट पर प्लेस किया जाता है, सो दैट जो प्रेशर है टैप के अंदर वो ज्यादा हो, जिससे एक स्ट्रॉन्गर फ्लो ऑफ वाटर हमें मिले. इफ यू लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, अगर आप एक 3 स्टोरी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे रहते हैं विद द ओवरहेड वाटर टैंक ऑन द टॉप फ्लोर, तो आपको जो फ्रेंड है फर्स्ट फ्लोर पे उसे एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रीम ऑफ वाटर मिलेगा टैप से, बिकॉज वो एक लोअर लेवल पे है एंड जो वाटर कॉलम उनसे ऊपर है वो ज्यादा टॉलर है, जिससे वहां पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है. नाउ डू लिक्विड्स, क्या लिक्विड्स एक कंटेनर की वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? सो लेट अस एक्सप्लोर दिस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. सो आपने यूज्ड प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसके कैप को रिमूव करेंगे. देन एक निडल या नेल का यूज करके आपको 4 स्मॉल होल्स करने हैं बॉटल के बॉटम में अराउंड इट्स एंड. एंश्योर कि जो होल्स हैं वो सेम हाइट पे हो फ्रॉम द बेस. एंड इफ इट इज डिफिकल्ट, अगर उन होल्स को करना डिफिकल्ट है तो आपको स्लाइटली क्या करना है, उस निडल को हीट करना है. सॉरी, वो जो निडल या नेल आप जो भी यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग द होल, आप उसे थोड़ा सा हीट अप करेंगे बिफोर पोकिंग इट थ्रू.
सॉरी, देन आपको सारे होल्स को टेप से सील करना है एंड बॉटल को फिल कर देना है विद वाटर। वंस फिल्ड, एक बार आपकी बॉटल फिल हो जाएंगी, आप टेप को रिमूव कर देंगे फ्रॉम ऑल द होल्स एट द सेम टाइम। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, अब इस सिचुएशन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल ऑब्जर्व कि जो वाटर बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है थ्रू ईच होल, वो ऑन द साइज ऑफ द बॉटल, बॉटल की साइज में हर एक होल के थ्रू वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। सो इट शोज कि वाटर जो है कंटेनर की साइज पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड कि लिक्विड्स आपका केवल किसी कंटेनर के बॉटम में ही नहीं बल्कि उस कंटेनर के वॉल्स पे, साइड वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड इंडीड इन ऑल डायरेक्शन द लिक्विड्स एक्सर्ट्स प्रेशर। सो दिस इज द सेम रीजन कि क्यों वाटर आपका एक फाउंटेन की तरह स्पर्ट आउट होता है फ्रॉम द लीकिंग जॉइंट्स और द होल्स इन वाटर पाइप, बिकॉज जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वाटर के थ्रू वो पाइप के वॉल्स पे भी हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। सो फॉर दिस द टॉपिक वी हैव इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। Students, air is present all around us, right? And the layer of air है surrounding on the earth that is called atmosphere. Atmosphere mainly nitrogen and oxygen का बना है along with argon, carbon dioxide and small amount of other gases. Now the atmosphere, अब atmosphere कुछ kilometers तक ही extend होता है above the earth surface. And to find out कि whether atmosphere pressure exert करता है या नहीं, let us perform the following activity. आपने एक पेपर प्लेट लेनी है एंड उसको अपसाइड डाउन टर्न करना है एंड एक स्टिक को अटैच करना है उसके सेंटर पे। ठीक है, एंड देन यू हैव टू प्लेस इट ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक दिस। देन दो आइडेंटिकल चार्ट पेपर शीट्स लेंगे जिनका मेजरमेंट होगा अबाउट 70 सेंटीमीटर इंटू 56 सेंटीमीटर ईच, एंड देन एक शीट को फोल्ड किया जाएगा ट्वाइस। उसके सेंटर पे आपको एक होल करना है ना, सेंटर लार्ज पर एनफ, इतना एनफ मतलब इतना बड़ा होल वो होना चाहिए कि उसके थ्रू आप एक स्टिक को पास कर सकें। देन इस फोल्डेड शीट को आपको कहाँ रखना है? इन्वर्टेड पेपर प्लेट पे रखना है, एज आई हैव शोन इन दिस फिगर लाइक दिस। एंड देन अब आप पेपर प्लेट को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि उस फोल्डेड शीट से कवर्ड की, उसको आप लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे स्टिक का यूज करके। एंड देन नोटिस द एफर्ट विच यू रिक्वायर्ड फॉर दैट। ठीक है, एंड ऑब्जर्व करना है कि आपको कितना एफर्ट लग रहा है उसे लिफ्ट करने में। उसके बाद सेकंड चार्ट पेपर लेना है, सेकंड चार्ट पेपर शीट, वो भी विदाउट फोल्डिंग इट। एक होल उसके भी सेंटर पे करेंगे, स्टिक उसके थ्रू पास करेंगे एंड उसे भी पेपर प्लेट के ऊपर प्लेस करेंगे। देन अगेन पेपर प्लेट को आपको लिफ्ट करना है एंड देन यू हैव टू कंपेयर द एफर्ट रिक्वायर्ड नाउ। सो दोनों ही केस में, कौन से केस में लिफ्टिंग जो है ज्यादा इजी है? फोल्डेड चार्ट पेपर में और अनफोल्डेड चार्ट पेपर में, जो आप पेपर प्लेट को कवर कर रहे हो जिससे। सो इट कैन बी ऑब्जर्व स्टूडेंट्स कि जब आप पेपर प्लेट को लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको एफर्ट ज्यादा लगता है अगर वो अनफोल्डेड चार्ट पेपर से कवर्ड है एज कंपेयर टू द वन विच इज कवर्ड विद फोल्डेड चार्ट पेपर। सो जब पेपर प्लेट को आप अनफोल्डेड चार्ट पेपर से कवर करोगे तो जो एरिया है कवरिंग शीट का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एफर्ट रिक्वायर्ड है उसे लिफ्ट करने के लिए वो भी ज्यादा लगता है। सो द वेट, जो वेट है कवरिंग शीट का वो सेम रहेगा, इसलिए वहां पे जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो वेट की वजह से नहीं है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इट कैन बी इन्फर्ड कि एयर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है कवरिंग शीट पर, जिसकी वजह से प्लेट को लिफ्ट करना हार्ड है। एंड ये फोर्स क्या करता है? ये फोर्स आप पे इंक्रीज हो जाएगा जैसे कवरिंग शीट का एरिया इंक्रीज होगा। एंड सिंस क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, सो यू कैन कंक्लूड कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है पेपर शीट पर। इनफैक्ट एयर सभी ऑब्जेक्ट्स पे पेपर एक्सर्ट करती है एंड इस प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हेन एयर, जब आप एयर को बलून के अंदर ब्लो करते हो तो बलून भी क्या होता है? इन्फ्लेट हो जाता है, क्योंकि जो एयर उसके अंदर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बलून्स की वॉल पर। सो व्हाट डज इट शो कि एयर प्रेशर अप्लाई करती है इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से बलून आपका इवनली एक्सपेंड होगा। इफ अ फुल्ली इन्फ्लेटेड बलून, अगर एक फुल्ली इन्फ्लेटेड बलून को आप क्या करते हैं, उसके माउथ को टाई किए बिना ही ओपन छोड़ देंगे तो एयर उसके अंदर जितनी भी थी वो सारी बाहर निकल आएगी, एस्केप आउट हो जाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज एयर जो थी अंडर प्रेशर थी एंड अगर वहां पे कोई भी ओपनिंग है तो इट विल फ्लो आउट। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? ठीक है, कितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? हैव यू एवर वंडर्ड? सो लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड बाय परफॉर्मिंग द अहेड एक्टिविटी।
ठीक है, सो यहाँ पे एक्टिविटी है, एक अच्छी क्वालिटी का रबर सकर हमें लेना है एंड उसको फर्मली एक स्मूथ फ्लैट सरफेस के अगेंस्ट प्रेस करना है। यू विल नोटिस कि वो उस सरफेस के साथ स्टिक हो चुका है। देन आप उसे पुल ऑफ करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल फील इट डिफिकल्ट टू पुल ऑफ इट। ठीक है, सो एक्चुअल में स्टूडेंट जब सकर को प्रेस किया जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द एयर जो उसके कप एंड सरफेस के बीच में थी वो बाहर की तरफ पुश्ड आउट हो चुकी है। ऑलराइट, जिससे वहां पे जो एयर प्रेशर है अंदर वो रिड्यूस हो गया। आफ्टर दैट इट विल स्टिक टू द सरफेस बिकॉज जो एयर प्रेशर सकर के बाहर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एयर प्रेशर विच इज इनसाइड द सकर। ठीक, सो सकर को रिमूव करने के लिए जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सो दैट आप उस प्रेशर डिफरेंस को ओवरकम कर सके विच इज इनसाइड एंड आउटसाइड द सकर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है एयर कॉलम के थ्रू ओवर एन एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है 225 kg ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। ठीक है, वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स, लेकिन हम इस फोर्स के अंडर क्रश नहीं होते बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे बाहर, एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर हमारी बॉडी से बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर होता है। इसीलिए हम इस बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्रश नहीं होते हैं। ये जो इंटरनल प्रेशर है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, हमारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के अंदर जो फ्लूइड्स एंड गैसेस मूव कर रही हैं उसकी वजह से। एंड यही प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देता है। ऑलराइट, सी द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसे आप पास्कल कहते हैं। इन प्रैक्टिस एयर प्रेशर को हम मिलीबार में मेजर करते हैं, जहां पे 1 मिलीबार 100 पास्कल के इक्वल होता है। एंड उसके अलावा आप इसे हेक्टोपास्कल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे 1 हेक्टोपास्कल 100 पास्कल्स के इक्वल होगा। ऑलराइट, देन वी कम टू द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ विंड। ओके, सी ऑन सम डेज, अब स्टूडेंट्स क्या होता है कुछ दिन जो विंड है काफी स्ट्रांगली ब्लो करती है, वेयर एज ऑन द अदर डेज इट इज वेरी काम। राइट, सम टाइम कभी कभी विंड बहुत स्ट्रांग होती है जिससे आपकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भी डैमेज हो सकता है। सो व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून, जब आप एक इन्फ्लेटेड बलून को उसके माउथ क्लोज के बिना लेफ्ट छोड़ देंगे तो एयर उससे बाहर आ जाती है। सिमिलरली जब बाईसाइकिल ट्यूब पंचर हो जाती है तो एयर भी ट्यूब से बाहर आ जाती है। दोनों ही सिचुएशन में एयर एक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जा रही है। राइट, अब क्या एयर प्रेशर में जो डिफरेंस है इसका कुछ विंड के फॉर्मेशन से भी लेना देना है? ठीक है, सो हाउ डू विंड्स फॉर्म, विंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? लेट अस फाइंड आउट दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी ओवर हियर। ऑलराइट, सो लेट अस ऑब्जर्व, आपने 2 सिमिलर थिन रबर बलून्स लिए एंड एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ली। अब आपको क्या करना है, स्ट्रॉ के एक एंड को एक बलून के अंदर इंसर्ट करना है एंड उसको टाइटली सिक्योर करेंगे रबर बैंड और थ्रेड के थ्रू। फिर इसके बाद सेकेंड बलून को इन्फ्लेट करेंगे एंड उसके माउथ को होल्ड करना है क्लोज्ड विद योर फिंगर्स सो दैट आप एयर को बाहर एस्केप आउट ना होने दें। फिर स्ट्रॉ के दूसरे फ्री एंड को आप इन्फ्लेटेड बलून के नेक के अंदर इंसर्ट करेंगे एंड उसे अगेन रबर बैंड या थ्रेड के थ्रू सिक्योर करेंगे। इंश्योर कि कोई भी एयर लीकेज नहीं होना चाहिए बलून से जहां आपने स्ट्रॉ इंसर्ट करी है। ठीक है, अब इस स्टेज पे स्ट्रॉ का एक एंड आपके इन्फ्लेटेड बलून के अंदर है एंड दूसरा एंड अनइन्फ्लेटेड बलून के अंदर है। नाउ प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द बलून। ऑब्जर्व कि दोनों ही बलून्स को आपको ऑब्जर्व करना है एंड आपको चेक करना है कि इफ योर प्रेडिक्शन इज करेक्ट और नॉट। सी द चेंज इन द साइज ऑफ द बलून, अब यहाँ पे आपको बलून के साइजेस में चेंज दिखेगा एंड ऐसा क्यों? बिकॉज जो एयर प्रेशर इन्फ्लेटेड बलून के अंदर था वो ज्यादा था अनइन्फ्लेटेड बलून के कंपैरिजन में। सो ये डिफरेंस जो है प्रेशर में वो क्या करेगा, कुछ एयर को इन्फ्लेटेड बलून से अनइन्फ्लेटेड की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, जिससे दोनों के साइजेस में ही चेंजेस आएंगे एंड आफ्टर सम टाइम दोनों ही बलून्स ऑलमोस्ट सेम साइज के हो जाएंगे एंड एयर का फ्लो स्टॉप हो जाएगा जब दोनों ही बलून्स के अंदर एयर प्रेशर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एयर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। बाई जो प्रेशर था इन्फ्लेटेड बलून में वो ज्यादा था एज कंपेयर टू द अनइन्फ्लेटेड बलून। सो जब एक बार दोनों ही बलून्स के अंदर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, एयर का फ्लो स्टॉप हो जाएगा एंड उनका जो साइज है वो नियरली सेम हो जाएगा। सो व्हाट डज इट शो कि एयर हाई रीजन प्रेशर से लो रीजन प्रेशर के टुवर्ड्स मूव करती है।
सो ये प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है कि कैसे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज वर्क करती है, विच यू हैव लर्न इन ग्रेड 7 ऑल्सो, राइट? सो ड्यूरिंग द डे टाइम पे लैंड जो है फास्टर रेट पे हीट अप होती है एज कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से एयर के लैंड के ऊपर वाली एयर वार्म हो जाती है एंड इट बिकम्स लाइटर। सो लाइट एयर ऊपर की तरफ राइज होगी, जिससे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, एंड हाई प्रेशर एरिया से जो एयर है वो जो कहाँ पे होगी, सी के पास होगी, वो रश करेगी टुवर्ड्स द लैंड एंड इट विल फॉर्म अ सी ब्रीज। सिमिलरली एट द नाइट टाइम सी आपका वार्मर रहता है एज कम्पेयर टू लैंड, जिससे वहां पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है अबव द वाटर, एंड एज अ रिजल्ट एयर लैंड से मूव करेगी टुवर्ड्स द सी विच विल फॉर्म अ लैंड ब्रीज। सो ये जो विंड्स अकरेंस है वो मेनली किसकी वजह से है, लैंड एंड सी के ऊपर जो एयर डिफरेंसेस है उसकी वजह से हो रही। नाउ द स्पीड, अगर जो स्पीड है एस्केपिंग एयर की इस एक्टिविटी के अंदर, इसको मेजर किया जाए, इट वुड बी हायर जब डिफरेंस जो है प्रेशर में ज्यादा होगा, ठीक है? नाउ आई हैव रीड कि हाई स्पीड विंड्स जो है रूफ्स को भी ब्लो ऑफ कर सकती है। आई वंडर हाउ, ऐसे कैसे? सो लेट्स एक्सप्लोर इट। हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। व्हाट दे सेइंग कि जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं वो एयर प्रेशर को लो कर देती हैं। सी, आपने दो बलून्स लिए सेम साइज के, दोनों बलून्स को इन्फ्लेट करना है, दोनों में स्ट्रिंग्स टाई करनी है एंड बलून्स को एक स्टिक के थ्रू हैंग कर देना है, दोनों के बीच में 6 to 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। आफ्टर दैट आपको दोनों ही बलून्स के बीच में जो नैरो स्पेस है यहाँ पे आपको एयर ब्लो करनी है एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड नोट इट डाउन। उसके बाद अब आपको और हार्ड तरीके से एयर को ब्लो करना है एंड देन ऑब्जर्व अगेन व्हाट हैपेंस। सो स्टूडेंट्स, जब आप दोनों ही बलून्स के बीच में एयर ब्लो करोगे आपको क्या दिखेगा कि वो दोनों बलून्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जो ब्लोइंग एयर है दोनों के बीच में वो एक लो प्रेशर क्रिएट कर रही है उस स्पेस में, एंड जो हायर एयर प्रेशर था बलून के अराउंड वो उसे इनवर्ड्स अंदर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा टुवर्ड्स ईच अदर। इट कैन ऑल्सो बी नोटिस कि ब्लोइंग विद मोर फोर्स, ज्यादा फोर्स से जो ब्लोइंग होती है वो स्पीड को इंक्रीज कर देती है एट विच द बलून्स मूव क्लोजर। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड कि हाई स्पिन विंड्स जो हैं वो लो एयर प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जब हाई स्पीड विंड्स हमारे हाउस के थ्रू पास होंगी वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेंगी अबव देम, एंड एज सच विंड्स, क्योंकि ये विंड्स आपके लिंक्ड होती हैं टू रिड्यूस्ड प्रेशर, दिस मीन्स व्हाट कि जो एयर प्रेशर है रूफ्स के ऊपर वो लोअर यानी कि कम होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर बिलो। हालांकि जो डिफरेंसेस है प्रेशर में वो सिग्निफिकेंट होगा, तो रूफ्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, है ना, एंड दे कैन बी ब्लोन अवे। सो दिस इज वाई, इसीलिए इट इज सेफर कि आप डोर्स एंड विंडोज को स्टॉर्म्स के दौरान क्या रखें, ओपन रखें, स्ट्रॉन्ग विंड्स अगर वहां ब्लो कर रही हैं। तो जब विंड अलाउ की जाएगी कि वो आपके हाउस के थ्रू पास हो, उससे जो प्रेशर डिफरेंस है इनसाइड एंड आउटसाइड द रूफ वो क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि रूफ्स ब्लो ऑफ होने से बची रहेंगी। यू मे हैव आल्सो नोटिस कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स वो कभी कभी क्या थंडर एंड लाइटनिंग के साथ भी आती हैं। नाउ व्हाई, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। सी, हैव यू एवर हर्ड दैट thunder is seen have you ever heard thunder and seen lightning during the rainy season? रेनी सीजन के दौरान क्या आपने कभी थंडर सुना हो, लाइटनिंग को देखा हो? ठीक है, यस। साउंड ऑफ थंडर, थंडर की जो साउंड होती है काफी स्कैरी होती है एंड उसके साथ साथ हैवी रेनफॉल भी होता है। एक्चुअल में जब लैंड हीट अप होती है स्टूडेंट, वार्म एंड मॉइस्ट एयर लैंड के ऊपर क्या होती है, लाइटर हो जाती है एंड राइज अप, जिससे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। एंड जो कूलर एयर है सराउंडिंग में, है ना, सराउंडिंग हाई प्रेशर रीजन में, वो उसके टुवर्ड्स मूव करती है उसे रिप्लेस करने के लिए। सो ये जो इनकमिंग एयर है वो उसे वार्म अप कर देगी, राइज हो जाएगी, जिससे एक कॉन्टिन्यूस साइकिल वहां पे विंड सर्कुलेशन का क्रिएट होता है। एंड जैसे जैसे आपके राइजिंग एयर एक्सपेंड होती है, कूल होती है, वो क्या मॉइस्चर जो अपने साथ कैरी कर रही है उसको कंडेंस कर देती है इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, जिससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर लार्जर हेवियर ड्रॉप्स बना लेती हैं दैट फॉल्स एज रेन, हेल और स्नो। स्ट्रॉन्ग विंड्स उसके साथ रेनफॉल के साथ आती हैं एंड देन वी कॉल इट स्टॉर्म। हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि इंडिया में स्टॉर्म्स ज्यादा आते हैं,
समटाइम वार्म एयर जो है, कभी कभी वार्म एयर इतना ज़्यादा ऊपर चली जाती है कि जो लो टेम्परेचर है उस ऑल्टीट्यूड पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स को कहाँ, आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स, अब इस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विंड्स होती हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती हैं। एंड एज यू लर्न इन द चैप्टर कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रब करेंगे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो विंड्स का मूवमेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड जो कॉलिजन है ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या कर रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस को डेवलप कर रहा है विद इन द क्लाउड्स। ठीक है, सो जो लाइटर पॉजिटिवली चार्ज आइस पार्टिकल्स होंगे वो क्लाउड्स के अपर पार्ट के टुवर्ड्स मूव करेंगे, वेयर एज जो हैवी नेगेटिव चार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो लोअर पार्ट में सेटल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस का सेपरेशन होगा इनसाइड द क्लाउड, एंड जब नेगेटिवली चार्ज लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड किसके क्लोज आएगा, ग्राउंड के क्लोज आएगा, वो एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा ग्राउंड पर एंड नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रीज और बिल्डिंग्स, उन पर भी। सो अंडर नॉर्मल कंडीशन में एयर एज अ इंसुलेटर एक्ट करती है जिससे ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से मीटअप नहीं होते। हावेवर लेकिन जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है एयर की, इट ब्रेक्स डाउन, जिससे एक सडन डिस्चार्ज होगा चार्जेस का एंड एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट देखने को मिलेगी विच इज नोन एज लाइटनिंग। लाइटनिंग आपके क्लाउड में हो सकती है, बिटवीन टू क्लाउड्स, बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड। जो इंटेंस हीट है लाइटनिंग से वो क्या करती है, सराउंडिंग एयर को बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर देती है, जिससे आपको एक लाउड साउंड सुनने को मिलती है, वी कॉल इट थंडर। एंड एक ऐसा स्टॉर्म जिसमें लाइटनिंग एंड थंडर दोनों होता है, दैट इज नोन एज थंडरस्टॉर्म। ओके, लाइटनिंग डेंजरस है बिकॉज इससे क्या, फायर स्टार्ट हो सकती है, इट कुड डैमेज द बिल्डिंग्स, कॉज सीरियस इंजरीज और इवन डेथ टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप प्रिकॉशंस लें, लाइटनिंग के दौरान घर के अंदर रहें, है ना, किसी टॉल ऑब्जेक्ट्स के नियर आपको खड़ा नहीं होना है, अवॉइड करना है, एक लो लाइंग ओपन एरिया में मूव कीजिए, क्राउच डाउन व्हाइल कीपिंग मिनिमल कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, डू नॉट लाई फ्लैट नहीं लेटना है, अम्ब्रेलाज जिनकी मेटालिक रॉड्स हैं ऐसे अम्ब्रेलाज को यूज करना अवॉइड करना है, और अगर आप पानी के अंदर है तो यू शुड गेट आउट इमीडिएटली आउट ऑफ एयर। ठीक है, सो बीइंग इनसाइड द बस, एक बस या कार के अंदर होना कंपैरेटिवली सेफ है ड्यूरिंग लाइटनिंग। नेक्स्ट वी हैव अबाउट साइक्लोन। साइक्लोन्स क्या है, साइक्लोन्स आर मासिव स्टॉर्म्स जो कि एक वार्म ओशन वाटर के ओवर डेवलप होते हैं, दे आर नोन एज साइक्लोन्स। एक्चुअल में स्टूडेंट जब ओशन वाटर हीट अप होता है तो वार्म मॉइस्ट एयर जो ओशन के ऊपर है वो राइज होती है, एंड जब ये मॉइस्ट एयर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा इनटू रेन ड्रॉप्स। नाउ ड्यूरिंग इवेपोरेशन के दौरान वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब किया था वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, एंड ये वाटर कंडेंस होगा तो हीट वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ठीक, अभी रिलीज हीट फर्दर राइजिंग एयर को और वार्म करती है, जिससे वो और हाइयर एंड हाइयर एयर राइज करेगी एंड एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी। उसके बाद जो एयर है सराउंडिंग एरिया से वो रश करती है एंड इट ऑल्सो बिगिंस टू राइज एज वेल। तो अब अर्थ की रोटेशन की वजह से मूविंग एयर स्पिन करना शुरू करती है एंड यही प्रोसेस कंटिन्यूड रहता है, जिससे एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होता है व्हिच इज सराउंडेड बाय हाई स्पीड रोटेटिंग विंड्स। सो इसी स्विलिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन को क्या कहा जाता है, साइक्लोन। तो साइक्लोन में जो एरिया होगा लोवेस्ट प्रेशर वाला वो सेंटर पे लोकेटेड होगा, जिसे आप आई ऑफ द साइक्लोन कहेंगे, एंड विद इन द आई विंड्स आपकी काम होती है, बट जो सराउंडिंग रीजन्स हैं वो एक इंटेंस विंड्स एंड हैवी रेनफॉल को फेस करते हैं। अब जब साइक्लोन ट्रैवल करेगा ओशन से लैंड के टूवर्ड्स तो वो विंड स्पीड्स को और हायर कर देगा एज कंपेयर टू दोज इन ऑर्डिनरी थंडरस्टॉर्म्स, एंड जैसे ही वो लैंड पे पहुंच जाएगा मॉइस्ट एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, जिससे कि साइक्लोन धीरे धीरे वीक हो जाएगा, स्लोली इट विल वीक ऑफ। ऑल्दो जो साइक्लोन है वो वीक हो जाता है जब वो लैंड के ओवर मूव करता है, लेकिन स्टिल वो काफी मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जिसको मंथ और इवन ईयर्स लग जाते हैं रिपेयर होने में। साइक्लोन्स हाईली डिस्ट्रक्टिव है, जैसे कि साइक्लोन एम्फन जो 2020 में आया था, है ना, इसकी जो विंड स्पीड से उनकी पीक गई थी 270 किलोमीटर पर आवर तक।
स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या करती हैं, ओशन वाटर को पुश करती हैं शोर के टूवर्ड्स, जिससे अबाउट 3 to 12 मीटर हाई तक की वाटर वॉल क्रिएट हो जाती है। एंड ये स्टॉर्म सर्ज जो है कोस्टल रीजन्स में फ्लड ला सकता है, इवन द एरियाज विच आर फार अवे फ्रॉम द सी। सो हैवी रेनफॉल जो होता है ड्यूरिंग अ साइक्लोन, उससे रिवर्स ओवरफ्लो करने लगती हैं, लैंडस्लाइड्स ट्रिगर होती हैं, सी वाटर फ्लडिंग इनलैंड कैन कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड डैमेज द फार्म लैंड विद द सॉल्ट, रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड अफेक्टिंग क्रॉप्स ऑल्सो। ट्रीज फॉल करते हैं, डेब्रिस जो है वो रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिस delaying relief efforts, while power outages may last for days, disrupting emergency services and daily life. पूरी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। सो टू स्टे सेफ, साइक्लोन्स के दौरान सेफ रहने के लिए इट इज़ वाइटल कि आप सारे वेदर अपडेट्स को फॉलो करें, है ना। जो वार्निंग्स मिलती हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, उनको सुनते रहें। एंड वेदर सैटेलाइट्स की हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं, साइक्लोन्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनके पाथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड उनके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं ऑन द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। काफ़ी सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कोलैबोरेट करती हैं कि वो साइक्लोन से रिलेटेड डिजास्टर्स को मॉनिटर कर सकें। अगर आप एक साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हो तो ऑलवेज हमेशा एक इमरजेंसी किट आपको अपने साथ रखनी है, जिसके अंदर सारे एसेंशियल्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। एंड जैसे एक साइक्लोन स्ट्राइक होगा, आप क्या कर सकते हैं, आप एक नियरेस्ट डेजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर में क्विकली मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो, that's all for the chapter. It's completed, and I hope that you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next session very soon. Then take care of yourself, and thanks to everyone.